नमस्कार, मैं कंचन नौटियाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे शो के स्पेशल अपडेट के सेगमेंट में। इन्फ्लेशन की इस दौड़ में स्टील ने भी लिया हिस्सा और लगातार 5 महीने की गिरावट के बाद बढ़े स्टील के दाम। काफी लंबे समय से भारत इन्फ्लेशन की मार से जूझ रहा है। जहां एक तरफ रुपए की कीमत गिरती देखी गई, वहीं दूसरी तरफ रिटेल ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी और साथ ही अब स्टील ने भी अपनी इन्फ्लेशन में भागीदारी दिखाई। कहीं ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड की तरफ का इशारा तो नहीं? भारत में इस फाइनेंशियल ईयर में स्टील मेकर्स पहली बार अलॉय के दाम बढ़ाने जा रहे हैं, जिसके कारण स्टील के दाम में लगभग 500 से 1000 रुपए पर टन में बढ़ोतरी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय स्टील मार्केट का ट्रेंड अंतरराष्ट्रीय मार्केट को फॉलो कर रहा है। हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से कॉस्ट प्रेशर बढ़ता जा रहा है और साथ ही यूरोप में प्रोडक्शन में काफी डिक्लाइन देखा गया है। तो चलिए जानते हैं आज के खास मेहमान रचित जी से कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं स्टील के दाम। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, अगर आप पर्टिकुलर स्टील सेक्टर की बात करें और प्राइस राइज की बात करें तो इसमें बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं और कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग कारण बन रहे हैं, जिसके कारण से आज के टाइम स्टील सेक्टर में ये सब कुछ हो रहा है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण आप देखें तो जो कोल है, कोल की प्राइसिंग आप देखें इस पूरे साल इतनी ज्यादा तेजी से बढ़ी है और कोल इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है फॉर देम टू एग्जीक्यूट देयर प्रोडक्शन, जो इन टर्न इनकी प्राइसिंग को बढ़ा रहा है। इसके साथ साथ आप देखें तो फेरो अलॉय जो है उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और फेरो अलॉय के बढ़ने के कारण हमारा जो ग्लोबल डिस्ट्रप्शन है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के टाइम में रशिया और यूक्रेन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर स्टील सेक्टर, क्योंकि आप देखें करीबन 3 से 4 मिलियन टन पर मंथ सप्लाई आ रहा था रशिया और यूक्रेन से, जो कि अब पूरी तरीके से डिस्टॉर्ट हो चुका है और उसकी भरपाई करने के लिए हमको और जो कंट्रीज हैं वहां से अपना सब कुछ लेना करना पड़ रहा है, ड्यू टू विच द प्राइस हैज इंक्रीज। वो बात भी है दैट द डिमांड हैज कम डाउन, बट इतना भी डिमांड कम डाउन नहीं हुआ है जितना हम रशिया यूक्रेन से अपना आज के टाइम में सप्लाई रहे थे उस चीज को हम रिजॉल्व कर पाए। और इसके पीछे आप एक और चीज देखिएगा कि कोल प्राइसेस भी कहीं ना कहीं इस चीज से ही कनेक्टेड है जो अभी रशिया यूक्रेन का चल रहा है। तो जैसे जैसे रशिया यूक्रेन एक सेटलमेंट की ओर जब भी बढ़ेंगे उसके बाद ही हम कुछ प्राइस कूल ऑफ या ऐसा कुछ होते हुए देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम में एक और चीज आप नोट करके रखिएगा कि रशिया यूक्रेन का जो अभी वॉर चल रहा है वो खत्म भी हो जाता है, उसके बावजूद यूक्रेन सप्लाई में आने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा, क्योंकि यूक्रेन को खुद को भी रीबिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सर, डिक्लाइन ट्रेंड के आने से स्टील कंपनीज में क्या असर पड़ेगा? देखिए, जो आपका ट्रेंड में डिक्लाइन आ रहा है इसमें बहुत बेसिक सी बात है कि आज अगर मेरे पास डिमांड नहीं है तो व्हाट आर द थिंग्स दैट आई कैन कम अप विद। स्टील कंपनीज भी वैसा ही कुछ सोच के वैसा ही कुछ कर रही हैं। कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्शन स्लो डाउन कर रही हैं क्योंकि उनकी डिमांड कहीं ना कहीं नहीं पूरी तरीके से आगे सप्लाई नहीं है क्योंकि डिमांड नहीं है। और कुछ कंपनीज ने अपनी कुछ छोटी छोटी फैसिलिटीज बंद भी कर रहे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास डिमांड नहीं है और आप प्रोडक्शन करके रखते हैं तो वो एक इन्वेंट्री का रूप ले लेती है और उस इन्वेंट्री का भी कॉस्ट होता है। तो कुछ कुछ कंपनीज अपना प्रोडक्शन स्लो डाउन कर रही हैं और कुछ कुछ कंपनीज अपनी फैसिलिटीज जो हैं वो उसको बंद कर रही हैं फॉर द टाइम बीइंग। तो वो एक कारण है, मतलब वही एक चीज है जो ये कंपनीज अभी कर सकती हैं। सर, ये तो बात हुई डिक्लाइन ट्रेंड की, लेकिन ऐसे कौन सी कंपनीज और प्रोडक्ट्स हैं जिनको स्टील प्राइस के बढ़ने से असर पड़ेगा? देखिए, जहां बात आती है कंपनीज की तो डायरेक्टली हम स्टील कंपनीज को ही लें एज अ टारगेट तो वो बहुत ही सेंसिबल कॉल है। स्टील प्राइसेस बढ़ती हैं तो स्टील कंपनीज को दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज। तो उसमें हम समझे तो एक आपका टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया और जेएसडब्ल्यू स्टील, ऐसी जितनी भी स्टील कंपनीज हैं ये तो बेनिफिशियरी ऑर्डर में आ जाती हैं।
अब हम देखते हैं कि स्टील प्राइसेस के बढ़ने से और भी कुछ कंपनीज हैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ जाती हैं, और उन कंपनीज को आप ऐसे समझें कि जैसे आपकी ऑटोमोटिव कंपनीज हो गई, कंज्यूमर ड्यूरेबल हो गए, कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गई, और स्टील डिपेंडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आती है। मगर इसमें मैम आप नोटिस करें, हमने एक चीज भी नोटिस करी कि जैसे जैसे स्टील की प्राइस हाइक होती है या इनकी रॉ मटेरियल, इन पर्टिकुलर कंपनीज की रॉ मटेरियल की प्राइस हाइक होती है, तो वो इवेंचुअली कस्टमर्स तक पास ऑन होती है। उसका एक कॉन्ट्रा इम्पैक्ट ये भी होता है कि जब उनके रॉ मटेरियल के कारण उनके एंड प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं डिमांड में डेंट आता ही आता है। तो आप ऐसे समझें कि इनका मार्जिन प्रेशर तो ये पास ऑन कर सकते हैं, बट जो रेवेन्यू में प्रॉब्लम आ रहा है उससे लड़ना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये वो कंपनीज है चुनिंदा जो थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती हैं। और इसके साथ साथ मार्केट के हालात कैसे रहने वाले हैं? देखिए मैम, अगर मार्केट के हालात हम समझें तो मैं आपको एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। हॉट रोल्ड कॉइल HRC जिसकी यूजुअली हम बात करते हैं, उसका प्राइस रेंज इस साल के लिए अगर हम समझें तो करीबन 56,000 से 63,000 पर मेट्रिक टन रहने की उम्मीद है। इसी रेंज में ये होवर करना चाहिए। आज हम इस रेंज को स्टडी जरूर कर रहे हैं, मगर इस रेंज का आप अगर डिफरेंस समझें कुछ प्रीसीडिंग ईयर से, तो वो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 2021 में 63,000 रुपीज मेट्रिक टन का एक एवरेज प्राइस मेंटेन हुआ, और वो हमको आज की रेंज से तो बड़ा नॉर्मल लग रहा है, मगर आप उसको ऐसे भी समझें कि उसके प्रीसीडिंग ईयर से ये 58% हाइक पे था, क्योंकि इन द ईयर 2020 जो हमारा HRC का प्राइस है वो एवरेज रहा था 39,761 रुपीज पर मेट्रिक टन। तो अगर उस तरीके से देखा जाए तो प्राइसेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा ऊपर है, और अभी कम होने में ऐसा कोई भी ट्रिगर नहीं दिखता जिससे ये प्राइसेस इन नियर फ्यूचर नीचे आएंगे। बहुत शुक्रिया सर हमारे शो में आने के लिए और आखिर में बताने के लिए कि आखिर क्या कारण है स्टील के दाम बढ़ने के पीछे। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो ये थी वजह स्टील प्राइस बढ़ने के पीछे। ऐसे ही अलग अलग स्पेशल अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल फाउंडर इंडिया के साथ। धन्यवाद।